को लेकर काफी चर्चा है। देश का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी तो शेयर करें, नहीं करें तो फिर तो हमारे देश का करंट अफेयर्स का टॉपिक ही नहीं होगा। लेकिन हम चर्चा ऐसे करेंगे जिससे कि एग्जाम के हमारे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि चर्चा हमारी नॉन फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी में नहीं होनी चाहिए। हाँ, चर्चा हो जैसे पॉलिटिशियन अपने डिबेट डिस्कशन चैनल्स पे कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे टॉपिक आती है तो हम इसको कहाँ से अपने आप को कोरिलेट करें और मैं इसको कैसे आपको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप कोशिश करिएगा कि इन सेक्शंस को थोड़ा सा फोकस करें। सबसे पहले इसको एक बार इंट्रो कर लीजिएगा कि ये कब शुरू हुआ इसके बारे में बात कर लेंगे। दूसरे इसमें फाइनेंशियल लिमिट्स, ये लिमिट्स। तीसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रोल, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, और वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट में और ले लेता उसमें कि वर्तमान में जो है ये संविधान के किस आर्टिकल के कारण बहुत ज्यादा विवादों में था, जिसके कारण इसको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे देश में चर्चा में था और वर्तमान में ऐसी क्या बात होगी जिसके कारण जो है इसके ऊपर एग्जाम फोकस करने वाला है और आपको अपनी तैयारी पर होता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के सेक्शन को लेकर जाना चाहूँगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत की सरकार के द्वारा 2017 में लॉन्च किया। उस समय भारत में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में श्री अरुण जेटली। क्वेश्चन को रेंज में रखिए। 2017 में भारत में कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा था जिसमें कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रही है। क्योंकि सभी को पता है कि कांग्रेस के रेजिम के बाद जब बीजेपी की रेजिम आई थी या एनडीए की रेजिम आई थी तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया था जनता से कि हम ब्लैक मनी को वापस लें। तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर काफी प्रेशर था कि ये ब्लैक मनी को कैसे कर्व करेंगे, कैसे हटाएंगे इसमें। तो ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन के समय ये बहुत सारे वॉल्यूम में जो है पैसे को खर्च करते हैं। और ये पैसा आता कहाँ से था? जितने भी हमारे देश में जिनके पास ब्लैक मनी होती थी उनको कुछ लिबर्टी देके उनके लिए कुछ कंसेशन प्रोड्यूस करके उनके मनी का कुछ शेयर ले लिया। सरकार ने इसके ऊपर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया और 2017 एक ऐसा बिल प्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने कहा मनी बिल में अमेंडमेंट किया। और मनी बिल का अमेंडमेंट जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 110 के रूप में बात आ जाती है। तो भारतीय संविधान में मनी बिल कहां पर है, क्या बताएंगे? आर्टिकल 110, ठीक है। 110 मतलब 110 आर्टिकल है मनी बिल को प्रोड्यूस करता है। मनी बिल से रिलेटेड जब बात आई थी इसमें, तो सरकार के समय इस बात को जब प्रोड्यूस किया गया था कि इससे जो है रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा ब्लैक मनी। अब कैसे लग जाएगा? क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे प्रोविजंस लागू कर दिए थे जिसके ऊपर आज चर्चा हुई। पहले क्या था इसमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है चंदा ले सकते थे। इसने कहा कि नहीं, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे। रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगा? 2000 से ज्यादा अमाउंट का जो है चंदा नहीं लिया सकता, और 2000 तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, और 2000 का अमाउंट के ऊपर कोई आपको जानकारी नहीं देनी है। लेकिन इसके बाद का जो अमाउंट होगा उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। हमने लिमिट बात करती कि 2000 तक आपको जो है कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है, उससे ब्लैक मनी भी होती नहीं। इस अबव का अमाउंट के लिए उन्होंने एक रूल बना दिया जिसको कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इस बॉन्ड के लिए सिर्फ एसबीआई मतलब भारत की सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है जिसको हम एसबीआई के नाम से जानते हैं, उसको सिर्फ अधिकार दिया गया। वो भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी कर सकते। ये ऐसे ही बॉन्ड थे कि कोई भी आदमी जो कि किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है वो अपने अमाउंट को जाकर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता है। खरीदने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे जारी किए गए थे? ये सिंपल डिजिट 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। मान लेते हैं किसी को 5 करोड़ या 10 करोड़ का किसी को चंदा देना, 3 बॉन्ड्स को कितना खरीदेगा? 1 करोड़ के बॉन्ड्स कितने खरीदेगा? 5 या 10। अब जो है इसके साथ अपनी केवाईसी जो भी जानकारी है अपने बैंक में जमा करेगा, और जमा करने के साथ जो है उसको खरीदेगा। लेकिन बाद में उस राजनीतिक पार्टी को देना पड़ेगा, ड्राफ्ट जैसा था जिसको वो जाके कैश करा सकता है एसबीआई। नहीं कराएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में जमा हो सकता है। ऐसा कोई होगा नहीं कि देगा तो कैश तो होना ही। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेगा उसकी जानकारी बताई नहीं जाए। यहाँ पर ये केस फंस रहा है। हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 19(1)
ए 19(1) ए जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम राइट टू स्पीच कहते हैं। राइट टू स्पीच में सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये ज्यूरिडिक्शन गया और कहा कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा किसने दिए, तो कहा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे 19 में गिवन है इसमें, तो इसके तहत जो है मुकदमा लिया गया। और दोनों पक्षों के अपने अपने दलीलों में कहा गया इसमें कि अगर किसी भी ने अपनी ये जानकारी शेयर कर दी, मान लेते हैं कि वर्तमान की सरकार को किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिया और सरकार उसकी नहीं बदली, तो बाद में ऑपोजिशन पार्टी हो सकता है उससे रिवेंज ले, उसकी पॉलिसीज को या इसके बिजनेस को नुकसान पहुंचे, इसलिए वो अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए अपनी ये जानकारी को छुपाने का अधिकार रखता है। और ऐसे छुपाने का अधिकारों के लिए उसने सहारा लिया था आर्टिकल नंबर 21 प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हम अपनी प्राइवेसी को अपना अधिकार मानते हैं। प्राइवेसी हो सकता है हमारे बिजनेस जो कि हमारी जान या हमारे जीवन से संबंधित है, ऐसा करके क्लोज करके फ्रेम किया गया था और इसलिए जो है जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो ये केस का हमारा जो बेसिक आर्टिकल इससे इन्फ्लुएंस हो रहा था, मैं चाहूंगा उस आर्टिकल को आप लोग एक बार जो है जरूर बताएं। मैं किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, किस आर्टिकल के बारे में? 19 का 19 का 1 अभी जो है हमारा थोड़ा सा, और हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में जो है हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है 6 संख्या। संपत्ति का अधिकार भी 19 के 1 में था, तो 1 हटा दिया गया था, तो अब 6 बचा। तो 19 के 1 के ए में जो है सूचना देने का अधिकार को जोड़ा गया था और सूचना देने के अधिकार के अंतर्गत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कहा गया था कि जानकारी देना जरूरी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे हितों की रक्षा नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता को उसके पैसे का जवाब, पैसा मतलब उसके संसाधन, देश के संसाधन है पैसे, अगर उनको उनका अधिकार न दिया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा और ब्लैक मनी कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और इस आधार पर जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नाम क्या उनका? चंद्रचूड़। इनकी अध्यक्षता में सभी जजों की बेंच ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो भी हैं इनको डिक्लेयर करना होगा किनका पैसा कितना दिया। वर्तमान की सरकार के पास अपने रीजंस अलग हैं, विपक्षी सरकार के पास रीजंस अलग हैं, लेकिन एक डेटा अगर समझ ले तो हमें पता चल जाएगा कि जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में रहती है, जैसे कि पहले गवर्नमेंट में कांग्रेस थी और आज है हमारी एनडीए या यूपी भाजपा के साथ, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में रहती है तो उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स ज्यादा वैल्यू और ज्यादा अमाउंट के रहते हैं, जैसे कि पहले कांग्रेस के पास थी और आज बीजेपी के पास है। तो एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया कि देखो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बीजेपी के पास है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, इससे पहले की सरकार जब बनी थी कांग्रेस में, यानी कि आज से जो है अगर कहें 2014 से पहले सरकार कांग्रेस में या यूपीए की, तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स है, उनके पास पॉलिटिकल जो भी चंदा होते थे वो सबसे ज्यादा था। तो इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं, हर जो है बिजनेस टाइकून जो है, जो भी बिजनेस कर रहा होता है, ये जो भी जनता होती है, सरकार की पॉलिसियों के साथ इन्फ्लुएंस्ड होती है, बेनिफिटेड होती है, और वो चाहती है कि सरकार को जो है अपने काम को करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाए और वो पॉलिटिकल फंडिंग करती है। लेकिन ये पॉलिटिकल फंडिंग की आड़ में हमारे देश में जो ब्लैक मनी का एक स्लैब बन रहा था, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट जो होगा, ये एक लैंडमार्क वर्डिक्ट होगा। और इस लैंडमार्क वर्डिक्ट के बाद अब क्योंकि इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा किसने चंदा कितना दिया, तो जाहिर सा बात है जिन्होंने भी दिया होगा बाद में वो अकाउंटेबल हो जाएंगे अपने इनकम टैक्स के सेक्शन को प्रोड्यूस करने। यहाँ पर ध्यान देने की बात और भी, एक रूल बनाया गया था कि कोई भी जो चंदा दे रहा है, चाहे लाखों करोड़ों में दे दे, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट के जो भी प्रॉफिट है उसका 7% से ज्यादा नहीं दे सकते, 7% बियॉन्ड नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो कि नुकसान में चल रहे, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, वो नुकसान में चल रहा है, वो भी जो है लाखों और करोड़ों की संपत्ति किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को फंड कर रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं तो कुछ बात में दाल में काला है। ऐसी चीजों को ऑब्जर्वेशन में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में अब जितने भी दिए गए, जब से लेके ये बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कब बना था? 2000 किसके द्वारा बनाया गया था? फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली, जो कि वर्तमान में नहीं है, अब वो लेट श्री अरुण जेटली कह सकते हैं उनको, तो उनके द्वारा बनाया गया था। और लगभग जो है 2017 से लेके अभी 2024 चल रहा है, यानी कि
7 साल के टेन्योर में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इनकी रिपोर्टिंग देने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया और ये देश का सबसे ज्यादा भी चर्चा का विषय बना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसको आपको मैं एक दो जल्दी से पूछूंगा, आप देखते हैं बता पाते। भारतीय संविधान में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार जुड़ा हुआ है? 19(1) का A, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारतीय संविधान में किसके साथ जुड़ा हुआ, किसका भाग है? आर्टिकल 110, यानी कौन सा? मनी बिल का एक हिस्सा है, मनी बिल का हिस्सा है। वर्तमान ये फैसला जो है किसने लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अध्यक्ष DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। किसने बनाया था इसको? ये सारी चीजें जो है अभी आपकी इतनी जानकारी की काफी है और बाकी चीजों को आप अपनी नजर में रखिएगा।